Hi everybody, welcome to PCA and I hope you all are doing fine. आज हम जो चैप्टर हमने लेजिस्लेचर स्टार्ट किया उसी का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट्स द टू हाउसेस आर बाई कैमरा नेचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. मैंने आपको एट द आउटसाइड भी कहा है, जो परसों हमारा जो लेक्चर आया उसमें भी मैंने यही बोला है कि जो हमारा पार्लियामेंट है इट कंसिस्ट टू हाउसेस, इन अदर वर्ड्स इट्स द बाई कैमरल लेजिस्लेचर. तो आज यही डिस्कस करने जा रहे हैं हम कि जो हाउसेस हैं इनकी कंपोजिशन क्या है, क्या क्या रूल्स इसमें होते हैं और किस तरह से इसकी कंपोजिशन सेट की गई है, वो चीज़ें हम सब देखने जा रहे हैं. अगर आप देख सकते हो बोर्ड में मैंने फिर से लिखा है द पार्लियामेंट कंसिस्ट इट्स द बाइकैमरल पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट इज द बाइकैमरल पार्लियामेंट एंड कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा. और जो राज्यसभा है इसके जो बाकी जो नेम्स है, जो दूसरे नाम है इनके मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर भी किया है. जैसे कि राज्यसभा का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, इसको अपर हाउस भी कहा जाता है, सेकंड चैम्बर भी कहा जाता है. वैसे ही लोकसभा के भी अदर नेम्स है. जैसे लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, जैसे लोकसभा को हम पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, इसको फर्स्ट चैम्बर भी कहती है. और जो राज्यसभा का एक्चुअली इसमें अगर किस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलती है, अगर हम देखेंगे तो इसमें स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलती है और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंटेशन मिलती है. इन शॉर्ट वो हम कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स यूटीज ऑफ द इंडिया. जो हिंदुस्तान की जो स्टेट्स हैं, जो यूटीज हैं, इनको रिप्रेजेंटेशन किस में मिल जाती है, एज स्टेट एज अ होल और यूटी, तो इनको रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में मिल जाती है. अगर हम देखेंगे जो हिंदुस्तान के लोग हैं इनको रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में मिलती है. इन अदर वी कैन से दैट लोकसभा रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया एज ए होल. हाँ, ये तो आपको रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा बहुत अंदाजा मिला होगा. ये पहले भी मैंने आपसे शेयर किया है, पहले भी डिस्कस किए, हम अच्छे से डिस्कस किया जब मैंने रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया. उस टाइम जब मैंने मीन्स ऑफ इलेक्शंस पढ़ाया कि किस तरह से जो मेंबर्स है राज्यसभा के उनको किस तरह से इलेक्ट किया जाता है और जो मेंबर्स है लोकसभा के उसको किस तरह से इलेक्ट किया जाता है. उस टाइम भी मैंने आपसे ये चीज़ें शेयर की है, इसलिए मुझे उम्मीद होगी कि आप वो सब याद भी होगा और रिवाइज भी करते होंगे. तो प्लीज़ अगर नहीं तो आप रिवाइज करते रहो, वो सब टॉपिक्स जो हमने पीछे पढ़ी है उनको प्लीज रिपीट करते रहो, तो जाके जो आगे हम चीजें पढ़ेंगे उनको अच्छे से आप समझने में कामयाब हो जाओगे. तो अच्छा, जो अगर हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे राज्यसभा की, देखते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है. तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की दैट इज 250 इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है. और जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है दैट इज 245. जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 है, प्रेजेंट है 245. इन प्रेजेंट में अगर हम देखेंगे 233 जो है इनको इलेक्ट किया जाता है और जो 12 है इनको नॉमिनेट किया जाता है. इन 223 में से अगर हम देखेंगे 8 मेंबर्स को यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट किया जाता है. और आजकल आप जानते हैं कि हमारे जो यूनियन टेरिटरीज खाली उन यूनियन टेरिटरी से जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है, नॉट फ्रॉम ऑल द यूनियन टेरिटरीज, खाली वही जो 3 यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास लेजिस्लेचर है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, जैसे कि दिल्ली है, जैसे कि पुडुचेरी है, ये वो यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है. तो जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है तो उन्हीं को सीट्स मिली है राज्यसभा में. तो अगर हम देखते हैं जैसे कि JNK को 4 सीट्स मिली है, जैसे कि पुडुचेरी को 1 और दिल्ली को 3 सीट्स मिली है राज्यसभा में. और जो 225 है वो किनको मिली है, स्टेट्स. जो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं उनको ये सीट्स मिली है. अगर हम ये सीट्स जो एलोकेट की गई है, अगर हम देखेंगे शेड्यूल 4 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है 4th शेड्यूल, इसमें इनकी एलोकेशन दी गई है कि किस स्टेट को कितनी सीट्स मिली है और किस यूटी को कितनी सीट्स मिली है. हाँ, जो इलेक्टेड होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स है, चाहे वो यूटी से हो चाहे वो स्टेट से हो. हाँ, जो इलेक्टेड मेंबर्स है चाहे वो स्टेट से हो चाहे वो यूटी से हो, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है. इनडायरेक्टली इलेक्टेड through proportional representation by means of single transferable vote. मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है जब हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पढ़ा कि इसमें 2 तरह के अगर हम देखेंगे सब कैटेगरी, जैसे लिस्ट सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम. और हमने जो यहाँ पे अडॉप्ट किया, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. वो मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है कि किस तरह से वोट्स को ट्रांसफर किया जाता है, और ये भी समझाया कि वहाँ पे जो वेस्टेज वोट्स की वो नहीं होती है.
हाँ, तो वैसे ही जो यूनियन टेरिटरीज है इनमें भी सेम ही मेथड है, उनमें मेथड सेम ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इनको इसी इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए इनको इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा में। और जो ये वोटर्स कौन होते हैं, इलेक्टोरेट कौन होते हैं, इसमें हम नहीं होते बल्कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमने अपने स्टेट्स में या अपने यूटीज में उनको इलेक्ट करके स्टेट लेजिस्लेचर में भेजा होता है। वही स्टेट जो मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वही पार्टिसिपेट करते हैं, वही इलेक्ट करते हैं उन मेंबर्स को जो बाद में राज्यसभा में चले जाते हैं। हाँ, अगर इसी तरह से अगर हम देखेंगे कंपोजिशन लोकसभा की, तो लोकसभा के अगर हम कंपोजिशन देखेंगे, जो इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दैट इज 550 और जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है दैट इज 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है और 543 इसकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है। और इस प्रेजेंट स्ट्रेंथ में जो 530 है, दे आर elected from states, means they belong to states, they are from states। और जो 13 है, they are from UTs। Currently we have 8 UTs here, and so these 13 members come from these 8 union territories, and these 530 come from the 28 states। तो इनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, चाहे वो यूटी से हो चाहे वो स्टेट से, इनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। में भी हमने अच्छे से पढ़ा है कि फर्स्ट पास्ट, जिसको मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम भी कहा जाता है और प्लूरलिटी सिस्टम भी कहा जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है और समझाई भी है उस टाइम। तो यहाँ पे जो मेथड है इनको इलेक्ट करने का, दैट्स द डायरेक्ट इलेक्शन। और इलेक्टोरेट हम होते हैं, दैट्स द डायरेक्ट इलेक्शन। वी डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो इनको इलेक्ट करके फिर लोकसभा में भेजा जाता है। और अगर अब इनकी सीट्स, जो मैंने बोला कि इनको अगर राज्यसभा में सीट्स मिल जाती है, इनको राज्यसभा में कैसी सीट्स मिल जाती है, ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी स्टेट के पॉपुलेशन के बेसिस पे, यूटी के पॉपुलेशन के बेसिस पे उस स्टेट या उस यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा में सीट्स मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टेट की बात करेंगे, यूपी स्टेट की बात करेंगे, उसकी अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको ज्यादा सीट्स मिली है, राज्यसभा में। दैट मीन्स कि अगर हम यूपी की बात करेंगे 31 सीट्स मिले हैं उसको। अगर हम वहीं पे तेलंगाना की, जिसकी पॉपुलेशन कम है, उसको खाली 1 सीट मिली है। दैट मीन्स द सीट्स आर allocated to the states or UTs in the Rajya Sabha on the base of their population। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो कहा जाता है कि यहाँ ऐसे भी देखा जाता है कि स्टेट्स को फुली रिप्रेजेंटेड नहीं किया गया है। कुछ स्टेट्स ओवर रिप्रेजेंटेड है और कुछ स्टेट्स अंडर रिप्रेजेंटेड है। यहाँ भी आप देख सकते हो, अगर यूपी को देखेंगे यहाँ तो लगता है ओवर रिप्रेजेंटेड है। अगर हम तेलंगाना को देखेंगे तो क्या अंडर रिप्रेजेंटेड है। तो कोई रेशनलिटी, कोई इक्वालिटी नहीं है। इनकेस अगर हम अगर हम देखेंगे यूएसए में, अगर हम देखेंगे तो यूएस में ये चीज़ें नहीं है। यूएसए का जो अपर हाउस है दैट सेनेट, उसमें सब स्टेट्स को बराबर सीट्स मिल जाती है। फॉर एग्जांपल वहाँ पर 50 स्टेट्स है यूएसए में और हर स्टेट को 2-2 सीट्स मिली है सीनेट में और टोटल सीट्स 100 सीट्स है वहाँ पे। तो उनको जो 100 सीट्स उनको मिली है 50, हर एक स्टेट को 2-2 सीट्स मिली है। तो टोटल में 100 सीट्स मिली है सीनेट में इन 50 स्टेट्स को। तो अगर हम देखेंगे दे आर इक्वली रिप्रेजेंटेड इन देयर अपर हाउस। अगर हम इंडिया की बात करेंगे दे आर नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड इन देयर हाउस। तो यहाँ पर तो आपको मैंने उस टाइम भी समझाया कि यहाँ पर किस तरह से सीट्स एलोकेट की जाती है ऑन द बेस ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज डिलिमिट की जाती है, बनाई जाती है, उन्हीं की बेसिस पर फिर सीट्स एलोकेट की जाती है। और उसके बाद जो ये राज्यसभा है, राज्यसभा जो है इट्स अ परमानेंट मेंबर, इट्स अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा परमानेंट हाउस है। ये डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसको प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता। ये परमानेंट हाउस है। इसके बरक्स अगर हम देखेंगे जो लोकसभा है,
लोकसभा जो है इट्स डिसॉल्व्ड। डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस हियर इन केस ऑफ लोकसभा। तो डिसॉल्व कौन कर सकते हैं, पावर्स किसके पास है, ये प्रेसिडेंट के पास है। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, जब मैंने प्रेसिडेंट को डिस्कस किया, जब हमने एग्जीक्यूटिव पढ़ा फिर प्रेसिडेंट के पावर्स पढ़ा है, तो उस टाइम मैंने आपको पढ़ाया कि प्रेसिडेंट जो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन वो राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकता। हाँ, रिमेंबर इट कि राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, इट्स अ परमानेंट हाउस। इसमें होता है क्या, फिर अगर इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें जो 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 2 years, आफ्टर एवरी 2 year, आफ्टर एवरी 2 years, 2 साल के बाद इसमें से 1/3 मेंबर्स क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और फिर 2 साल के बाद ही उन सीट्स को दोबारा से फिल किया जाता है, या तो फ्रेश इलेक्शन से या प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन से। 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और फिर उनको फिर से फिल किया जाता है बाय प्रेसिडेंट नॉमिनेशन और बाय इलेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई रिटायरमेंट की कोई बात नहीं है। यहाँ पे होता क्या है, 5 जो इसकी टर्म है दैट इज 5 years इसकी नॉर्मल टर्म है, 5 years इसकी नॉर्मल टर्म है, और 5 years के बाद ये ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होती है लोकसभा की। हाँ, 5 years के बाद ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होता है लोकसभा की। हाँ, उससे पहले भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, और डिसॉल्व कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। और जब इसके ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाती है तो फिर नए सिरे से इलेक्शंस करने होते हैं, जिनको हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं। तो इसी तरह से अगर इसकी डिसोल्यूशन की गई तो फिर से इलेक्शंस करने होते हैं, तो फिर से एक नया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट करना होता है। हाँ, प्रोवाइडेड ये ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन नॉर्मल कंडीशंस में होता है। और अगर कभी कभी ऐसी कंडीशंस है कि जैसे अगर हम कह सकते हैं कि कभी अगर नेशनल इमरजेंसी हो, तो उस टाइम ये जो नॉर्मल 5 years की टर्म है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर 1 year, एट ए टाइम, फॉर नंबर ऑफ years, सॉरी फॉर नंबर ऑफ टाइम्स। इसको अगर ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी चल रही है इंडिया में, कोई अंडर इमरजेंसी चल रही है देश में, तो इसकी जो 5 years की जो नॉर्मल टर्म होती है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और एक्सटेंड कौन कर सकता है, यही पार्लियामेंट कर सकता है, खाली 1 साल के लिए, एक टाइम 1 साल के लिए। इस तरह से एक साल करके बहुत समय तक, एक लंबे समय तक वहाँ पे पार्लियामेंट की जो टेन्योर वो इंक्रीज हो सकती है, लेकिन खाली एक टाइम एक ही ईयर के लिए इंक्रीज की जा सकती है। अगर यहाँ पे देखेंगे इसका जो फिक्स्ड टेन्योर दैट 6 years, इसका जो फिक्स्ड टेन्योर है दैट इज 6 years। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है। हाँ, रिमेंबर इट कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फिक्स नहीं किया है, इसका जो टेन्योर है 6 years का वो फिक्स नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है। और फिर पार्लियामेंट ने थ्रू एक्ट पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के थ्रू इसकी जो टेन्योर है दैट इज वो 6 years की फिक्स करके रखी है। ये इस तरह से आपने थोड़ा वो देखा कि जो इसकी टेन्योर वो देखा, और जो कंपोजिशन भी देखा। अब जो और कुछ चीज़ें हैं वो भी देखते हैं साथ में। क्वालिफिकेशंस देखते हैं। क्वालिफिकेशंस, अब अगर आपको राज्यसभा में जाना होगा, किसी कैंडिडेट को किसी पर्सन को अगर राज्यसभा में जाना होगा, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन है, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और अगर सेकंड देखेंगे, ही मस्ट नॉट बी लेस देन 30 years of age, must not be less than 30 years of age। वो 30 years से नीचे नहीं होना चाहिए राज्यसभा में। तो सेकंड जो और एक क्वालिफिकेशन है, ही मस्ट टेक एन ओथ,
he or she must take an oath before a person authorized by ECI. हाँ, तो पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और साथ साथ में वो 30 ईयर से नीचे नहीं होना चाहिए, उसकी एज 30 ईयर से अबव ही होना चाहिए, 30 ईयर होना चाहिए और साथ साथ में उसको एक ओथ भी कंडक्ट करना होगा उस पर्सन के सामने जिसको ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अथॉराइज किया हो। और इसी तरह से अगर इस साइड भी क्वालिफिकेशन देखेंगे, अगर किसी को क्या बनना होगा, अगर किसी को मेंबर ऑफ द लोकसभा बनना होगा तो उसके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फर्स्टली ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और साथ साथ में ही मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे एज डिफरेंस है, वहां पे 30 ईयर्स है और यहाँ पे 25 ईयर्स है। मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। हाँ, वो 25 ईयर्स ऑफ एज, वो 25 ईयर्स ऑफ एज से वो 25 ईयर से नीचे नहीं होना चाहिए। 25 ईयर है, अबव देन 25 ईयर तो जाके वो इलेक्ट हो सकता है। और थर्ड यही है कि उसको भी ओथ लेना होगा किसी भी पर्सन के सामने जिसको ECI ने अथॉराइज किया। हाँ, उस पर्सन को ECI ने अथॉराइज करना है तो उसी के सामने इसको ओथ सब्सक्राइब करना है। और साथ साथ में यहाँ पर और एक क्वालिफिकेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं प्रोवाइड किया है, जो पार्लियामेंट ने प्रोवाइड किया है, वो ये है कि वो मेंबर जिसको लोकसभा में जाना होगा, लेकिन हाँ जिसको लोकसभा में जाना होगा ही मस्ट बी द इलेक्टर ऑफ दैट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से उसको इलेक्शन लड़ना होगा। must be elector in the parliamentary constituency from which he or she wants to contest the seat. हाँ, अगर उसको लोकसभा में जाना है और किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से उसका इलेक्शन लड़ना है, वो इसके लिए जरूरी है कि वो उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर भी होना चाहिए। दैट मीन्स ही मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द वोटर लिस्ट ऑफ दैट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। इस तरह की रिक्वायरमेंट आपको राज्यसभा में नहीं मिलेगी, क्योंकि इस तरह ये पहले राज्यसभा में भी थी ये वाली रिक्वायरमेंट, लेकिन 2003 में इसको पार्लियामेंट ने खत्म किया, पार्लियामेंट ने अबॉलिश किया। सो आफ्टरवर्ड्स अगर हम देखेंगे 2003 के बाद इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट आप राज्यसभा के लिए जरूरी नहीं है। अगर कोई बाहर का होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी जो यूनियन टेरिटरी है इसमें अगर मेंबर्स हमने इलेक्ट करने हैं राज्यसभा में, तो जब हमने राज्यसभा में इलेक्ट मेंबर्स करने हैं तो वो उसका जरूरी नहीं होना कि वो यहाँ JNK से होना चाहिए। अगर हम किसी स्टेट की बात करेंगे, अगर हम बिहार की बात करेंगे, अगर किसी को वहां से राज्यसभा में जाना है, यहाँ का मेंबर अगर होगा, यहाँ का कोई पर्सन भी वहां पे इलेक्शन लड़ सकता है फॉर द राज्यसभा के लिए, नॉट लोकसभा। अगर लोकसभा के लिए उसको लड़ना है तो वो उस स्टेट का भी पहले उस स्टेट का होना चाहिए। सेकंड कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का होना चाहिए। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोटर लिस्ट होता है उसमें उसका नाम होना चाहिए, तो जाके वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन उस तरह की रिक्वायरमेंट यहाँ पर राज्यसभा में नहीं है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस है जो एक मेंबर को होनी चाहिए किसमें जाने के लिए, राज्यसभा या लोकसभा में जाने के लिए। इसके अलावा और एक जो क्वालिफिकेशन है जो आपको लोकसभा मिलेगी तो वो राज्यसभा में नहीं मिलेगी, दैट इज द रिजर्वेशन सिस्टम। कि लोकसभा में कुछ सीट्स 1/3 ऑफ सीट्स को रिजर्व किया गया है कुछ सीट्स रिजर्व की गई है लोकसभा में फॉर द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs, इनको लोकसभा में रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई ऑन द बेस ऑफ देयर पॉपुलेशन। इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई। और उस अगर किसी मेंबर को ये सीट्स कंटेस्ट करनी होगी तो वो द पर्सन मस्ट बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, एनी ऑफ दिस कम्युनिटीज। अगर उसको SCs की जो सीट्स रिजर्व की गई है तो वो इसी कम्युनिटी से होना चाहिए। अगर उसको STs का यहाँ से कंटेस्ट करनी है, कोई सीट कंटेस्ट करनी है, तो वो यहीं से वो इसी कम्युनिटी से होना चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ में इनका जो कोई मेंबर
अगर इनका कोई मेंबर होगा तो वो जनरल इलेक्शन भी लड़ सकता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। ये कुछ क्वालिफिकेशन जो एडिशनल क्वालिफिकेशन थी लोकसभा के लिए, जो राज्यसभा के लिए इस तरह की क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस थी। अब देखते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी है वो किस तरह से क्रिएट हो सकती है। वैकेंसी देखते हैं, वैकेंसीज किस तरह से राज्यसभा में क्रिएट हो सकती है। फर्स्टली, अगर कोई मेंबर, इन केस में अगर हम देखेंगे, अगर कोई मेंबर ड्यूअल मेंबरशिप, अगर हम देखेंगे ड्यूअल मेंबरशिप, अगर किसी राज्यसभा के मेंबर को, अगर किसी राज्यसभा के मेंबर को लोकसभा में इलेक्ट किया जाता है, अगर किसी राज्यसभा के मेंबर को लोकसभा में इलेक्ट किया जाता है, तो अगर वो 10 दिन में अपनी राय नहीं देता, वो नहीं ये 10 दिन में इसको क्लियर करता है कि मुझे किस हाउस में जाना है, तो उसकी सीट राज्यसभा में क्या होगी, क्लियर होगी, इसकी सीट राज्यसभा में क्लियर होगी। हाँ, अगर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी राज्यसभा के मेंबर को लोकसभा के लिए इलेक्ट किया जाता है, अगर उसकी सीट, अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर ये नहीं क्लियर करता है कि मुझे किस सीट को ज्वाइन करना है, क्या मुझे लोकसभा में जाना है या नहीं जाना है, तो 10 दिन के बाद उसकी सीट जो राज्यसभा में है वो क्या होगी, वो वहाँ से वैकेट होगी। तो सेकेंडली ये भी है, अगर और एक क्वालिफिकेशंस है, अगर किसी मेंबर, अगर किसी पर्सन को 2 सीट्स के लिए, राज्यसभा के 2 सीट्स के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, या फॉर एग्जांपल उसको 1 सीट, इसको इलेक्ट भी किया गया और नॉमिनेट भी किया गया, तो उसको जाहिर करना होगा, उसको एक्सप्रेस करना होगा, चॉइस वहां पे एक्सरसाइज करना होगी, मुझे कौन सी सीट चाहिए। अगर नहीं तो उसकी दोनों सीटें राज्यसभा में क्या हो जाएंगी, वैकेट हो जाएंगे। साथ साथ में इसी तरह से एक मेंबर साइमल्टेनियसली क्या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता और साथ साथ में पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है कि किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को राज्यसभा में इलेक्ट किया गया, अगर वो 14 डेज के अंदर अंदर इस चीज़ को क्लियर नहीं करता है कि मुझे क्या करना है, मुझे स्टेट लेजिस्लेचर में ही रहना है, मुझे राज्यसभा में जाना है, तो उसकी सीट लेजिस्लेचर में उसकी सीट राज्यसभा में वैकेट हो जाएगी। ये कुछ ऐसी वैकेंसीज है जो मेंबरशिप की बेसिस पे क्रिएट की जाती है। उसके साथ साथ में अगर हम देखेंगे और जो बाकी जो मेथड्स वहाँ पे है जिनके थ्रू वैकेंसीज क्रिएट हो सकती है, जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन है, वो रीजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। अगर उन रीजन्स में जो क्राइटेरिया, जो रीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उन रीजन्स के बिना बेसिस पे किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और इस तरह का पावर मैंने पहले भी बोला है कि प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट को जब ये वाला पावर एक्सरसाइज करना होगा, ही मस्ट कंसल्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन में आपको ये भी डिफेक्शन भी आ जाता है, डिफेक्शन जो हमें आगे पढ़ना है। डिफेक्शन का ग्राउंड जो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन इस टाइम अगर डिस्क्वालीफाई करना होगा किसी मेंबर को, तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। हाँ, इसमें तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर में भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तो और एक जो बाकी जो वेज है जिनके थ्रू वैकेंसीज क्रिएट हो सकते हैं, इट्स ऑल्सो द रिजाइग्नेशन। हाँ, रिजाइग्नेशन, अगर राज्यसभा का मेंबर अपने हाउस से रिजाइन करता है, अपनी सीट से रिजाइन करता है, तो अगर उसको रिजाइन देना होगा तो वो रिजाइनेशन जो लेटर होगी, वो रिजाइनेशन उसको किसको सबमिट करना होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सबमिट करना होगा। तो साथ साथ में अगर रिजाइग्नेशन और उसके बाद जो यहाँ पे है, दैट इज अगर उसका इलेक्शन कोई भी कोर्ट वाइड करार देता है, इलीगल करार देता है, तो उस टाइम भी उसकी जो सीट है वो वैकेट हो जाती है। और साथ साथ में अगर इससे भी सीट वैकेट हो जाती है। अगर उसको हाउस कभी एक्सपेल करता है, हाउस बाहर निकालता है, तो भी उसकी सीट उस समय भी सीट जो है ना वैकेट हो सकती है। अगर वो हाउस से एब्सेंट रहता है, 60 डेज के लिए एब्सेंट रहता है हाउस में,
तो लेकिन इस टाइम वो टाइम जिसके लिए हाउस एडजॉर्न किया गया हो या प्रोरूग किया गया वो उसको एक्सक्लूड करना उस टाइम को। उसके बाद जो बाकी डेज बचते हैं अगर उसको हमें देखना है कि अगर वो कंसेक्टिव 60 डेज के लिए एब्सेंट रहता है तो जो उसकी सीट है वो वैकेट हो जाएगी राज्यसभा में। इसी तरह के डिस्क्वालिफिकेशंस यहाँ पर भी है लोकसभा में, सेम डिस्क्वालिफिकेशंस। खाली अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी मेंबर को 2 सीट्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, उसको एक सीट एक्सरसाइज करनी होगी, चॉइस अपनी एक्सरसाइज करनी होगी, मुझे किस सीट में जाना है, मुझे किस सीट को ज्वाइन करना है। तो अगर नहीं तो उसकी दोनों सीट्स क्या होगी, उसकी दोनों सीट्स वैकेट हो जाएंगी। इसी तरह से अगर किसी स्टेट लेजिस्लेचर को जो मेंबर होगा, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर उसको इलेक्ट किया जाता है टू द लोकसभा, अगर वो विद इन 14 डेज ये डिसाइड नहीं करता है कि मुझे किस में जाना है, किस इंस्टीट्यूशन में जाना है, क्या मुझे स्टेट लेजिस्लेचर में ही रहना है, मुझे पार्लियामेंट में जाना है, तो अगर वो 14 डेज में ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो उसकी सीट्स लोकसभा में क्या हो जाएगी, वैकेट हो जाएगी। इसी तरह से बाकी जो रिजाइनेशन है, एब्सेंस है, डिस्क्वालिफिकेशन वो सेम ही है। यहाँ पे जो डिफेक्शन है वो लोकसभा का जो स्पीकर होगा वही डिसाइड कर लेगा। तो इसी तरह से अगर इलेक्शन उसका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर किया गया बाकी किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किया तो वो भी एक तरीका है कि उसके थ्रू वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। इफ ही इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस, वो भी एक है तरीका है। तो और कुछ जो वेज है जिनके थ्रू सीट्स वैकेट हो सकती है, अगर चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, अगर उसको इलेक्ट किया जाता है फॉर द प्रेसिडेंशियल ऑफिस, उस समय भी उसकी सीट वैकेट हो सकती है, नहीं वैकेट हो जाती है। उससे अगर उसको इलेक्ट किया जाता है ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए अगर उसको इलेक्ट किया जाता है उस टाइम भी उसकी सीट वैकेट हो जाती है, चाहे वो मेंबर लोकसभा का होगा चाहे वो राज्यसभा का होगा, या उसको अगर किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है तो उसकी सीट क्या होगी, वैकेट होगी। ये कुछ क्वालिफिकेशंस है जो मेंबर्स को होनी चाहिए किसी भी हाउस में जाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है इसके अबाउट तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं उस क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे